इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ फटाफट से करवा देती हूँ और उसके बाद गूंज में डिबेट का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु जी जुड़ चुके हैं। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, तहसीन पूनावाला कांग्रेस और विपक्ष का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ रवि श्रीवास्तव भी हैं जो अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, वो आम आदमी पार्टी का और इंडिया गठबंधन का पक्ष रखेंगे। इस वक्त आपको वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी नजर आ रहे हैं, वो किस तरीके के हालात और कितना डिफिकल्ट इस वक्त लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए बताएंगे। और जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता वीरेंद्र संधू भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तहसीन पूनावाला आपसे कर रही हूं। बड़े कॉन्फिडेंट राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, गजब का बयान दे दिया। इस वक्त सरकार ऑपोजिशन चला रहा है, हम जो चाहते हैं करवा देते हैं। उसके बाद का स्टेटमेंट रुबिका जी कि स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर को रिटर्न करेंगे जो अब इस वक्त यूनियन टेरिटरी है, और मुझे नहीं लगता इस स्टेटमेंट पे किसी को भी, माननीय सुधांशु जी को भी ऑब्जेक्शन होना चाहिए। आप कोई दूसरा उदाहरण नहीं दे पाओगे जहां पर स्टेट को डाउनग्रेड करते यूनियन टेरिटरी किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर को उसका हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद इनको इलेक्शन करवाना है, लेकिन इलेक्शन करवाते इन्हें स्टेटहुड रिटर्न करना, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कमिटमेंट किया है माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी ने, वो करना है। तो अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि स्टेटहुड रिटर्न करना है, वो जम्मू एंड कश्मीर के आवाम का अधिकार है, भारत की आवाम का अधिकार है। मैं आपसे पहले वक्तव्य के बारे में जानना चाह रही हूँ ना, जब वो ये कह रहे हैं नहीं वो सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, व्हाट डज दैट मीन? आई एम सॉरी रुबिका जी, वो इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कि हम स्टेटहुड रिटर्न करेंगे और इनको करना होगा। और मैं एक चीज बता दूं, अमित शाह जी क्या कोशिश कर रहे हैं, मैं वो भी आपको बताता हूँ। अमित शाह जी ये कोशिश कर रहे हैं कि लैंड और पुलिस स्टेटहुड रिटर्न होने के बाद सेंटर के पास रहे, तो ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। वी आर अ क्वाज़ी फेडरल स्ट्रक्चर और स्टेटहुड जम्मू एंड कश्मीर के आवाम को रिटर्न करना ही होगा, और राहुल गांधी उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। आप स्टेटमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कॉन्टेक्स्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए, पर ये बात तो सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी और सरकार ने भी कहा है कि हम चाहेंगे कि एक वक्त आएगा जब स्टेटहुड जो है वो हालात के मद्देनजर, सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेस के मद्देनजर, यही सर मैं भी जम्मू कश्मीर में रही हूँ, कश्मीर में बहुत सारी चीजों को मैंने भी कवर किया है 370 से पहले। तो मणिपुर का स्टेटहुड क्यों नहीं लिया? तो मणिपुर का क्यों नहीं लिया? अब मणिपुर पे मत जाइए ना, नाउ स्टेट नहीं जम्मू कश्मीर में रुकिए ना। वहां पे तो ड्रोन से हमारी आर्मी आप जब भी कोई आर्गुमेंट हारने लगते हैं तहसीन, आप फौरन इधर से उधर भागने लगते, क्यों भाग रहे हैं? मैं स्टेटहुड पर मैं अभी वक्तव्य ले लेती हूँ। मैं एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करते हैं। अगर हालात ठीक होने की बात है तो फिर 370 हटाए क्यों? अगर हालात ठीक नहीं और हालात ठीक है तो फिर मणिपुर में जो खराब है वहां पे आपने डाउनग्रेड क्यों नहीं किया? फिर वापस इसलिए क्योंकि भाजपा अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर की चर्चा करते हैं सर। अभी हरियाणा और जम्मू कश्मीर, मणिपुर पे अभी आप कह रहे थे कि कॉन्टेक्स्ट प्लीज उसी ब्रैकेट में रहिए, उस कॉन्टेक्स्ट को इधर से उधर मत कीजिए। तो मैं भी जम्मू एंड कश्मीर को, मैं भी उसी में रुकूंगी। बिल्कुल, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्टेटहुड आना चाहिए। जब राहुल गांधी सुधांशु जी ये कहते हैं सरकार उनकी, सिस्टम हमारा, देखिए वो जो बात कह रहे हैं उस सिस्टम की जड़ें बहुत गहरी हैं, बहुत गंभीर वक्तव्य है कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है। आपको याद हो एक बड़ी फेमस फिल्म में भी ये डायलॉग था, और ये आज से नहीं है। ये सिस्टम, मैं एक मिनट का समय लेता हूं बताने में, ये सिस्टम आजादी के समय से है। जब आजादी मिली तो 1 साल तक गवर्नर जनरल वाइसरॉय था, और दर्शकों को बताता हूं 1949 तक आर्मी चीफ अंग्रेज था जनरल फ्रांसिस राय बुचर, 1994 तक एयरफोर्स चीफ था गेराल्ड गिब्स, और 1958 तक नेवी का चीफ था स्टीफन कार्लाइल। ये भैया कौन सा सिस्टम था जब आईबी चीफ और जल थल नभ तीनों सेना उनकी थी। और सुनिए 68 तक क्यों मूर्ति थी इनकी जॉर्ज पंचम की, वो छोड़िए, फिर आइए 60 के दशक में पढ़िए यूरी बेंजमेनेव के रेफरेंसेस, उसमें पढ़िए मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2। 70 के दशक में पूरा सिस्टम कम्युनिस्टों के कंट्रोल में था। ये बाकायदा उन्होंने अपनी, और इसके अलावा किसी को शक हो तो ये वैगना एल्बर्टस की किताब स्टेट विद इन स्टेट, रिटायर्ड केजीबी, 70-80 के दशक में क्या कंट्रोल था। और अब आ जाइए लेटेस्ट, नटवर सिंह अभी सरकार में मिनिस्टर रहे, मनमोहन सिंह की सरकार में, अपनी किताब लिखी वन लाइफ इज नॉट एनफ। उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिका का इतना हस्तक्षेप था कि अमेरिका चाहता नहीं था कि मैं विदेश मंत्री बनूं। महोदय,
सिस्टम तो इतना 70 साल तक इन्वेज है और आज भी वहां बाहर से बैठ के कोई जॉर्ज सोरोस कहता है कि मैं $1 बिलियन रखे हूं, सरकार को निपटा दूंगा। और आज मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2021 से पहले आपने राहुल गांधी जी का कोई बयान नहीं देखा होगा जातिगत गणना पे। जाइए चेक करिए, यूरोप की एक हेनरी लूसी फाउंडेशन है जिसमें एक इंडोलॉजिस्ट है जिसका नाम है क्रिस्टोफर शर्लॉट। हाँ। उसने 2021 में बाकायदा एक प्रोजेक्ट लिया है जिसमें उसने कहा है कि हिंदू मेजॉरिटरिज्म को कैसे कंट्रोल करना है। देन द प्रोजेक्ट इज कास्ट सेंसस पे जोर डालना है। और ये रशिया की स्पुतनिक मैगजीन में भारत के चुनाव परिणाम आने से पहले छपा है। सारे रेफरेंसेस ये कॉन्फिडेंस का आधार है। लेकिन राहुल गांधी के कॉन्फिडेंस का आधार ये है। मैं देखो अंदर से बाहर तक। मेरा एक सवाल है, आपके वोटर्स, आपके चाहने वाले और आपके विपक्ष में बैठे तमाम चेहरे वो आपसे पूछेंगे तो फिर आप फिर सत्ता में क्यों हैं? जब सिस्टम ही आपका नहीं है, आप सिर्फ सरकार में वोट लेकर फिर क्या हासिल कर लेंगे? मतलब इतनी खराब दशा तो नहीं होनी चाहिए। मैं इसी पे आ रहा हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हमारी सरकारें ना आई होती, रूबिका जी, आज हम सब लोग जो मोबाइल फोन्स यूज करते हैं, मोबाइल फोन्स की क्रांति वाजपेयी सरकार में आई थी। सारी इंडियन कंपनीज हैं, कुछ हद तक वोडाफोन का फॉरेन का इन्वेस्टमेंट छोड़ दें, एयरटेल भी इंडियन है, रिलायंस भी इंडियन थी, आइडिया भी इंडियन थी, जियो आज की डेट में इंडियन है, सब विदेशी कंपनियां होती। कांग्रेस के 10 साल के रिजीम में जितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, बताइए कौन सी इंडियन कंपनी बहुत राइज की? इवन आज के जमाने में मैं इसलिए कहना चाहता हूं, अगर हमारी सरकार और किसी को कंफ्यूजन हो तो नवंबर 99 की सियाटल की WTO की कॉन्फ्रेंस के सारे डिटेल्स जाके पढ़ ले। हमने कैसे सबोटाज किया था। हाँ। जो फॉरेन का डिजाइन आ रहा था, और इसलिए आज मोदी जी की सरकार नहीं आई होती। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो डिजिटल रिवोल्यूशन है ना, जिसमें 46% डिजिटल ट्रांजैक्शन आज भारत करता है, यह सारा का सारा विदेशी कंपनियों के कंट्रोल में होता। इट वुड हैव बीन 100% 10 सालों में हटाने की कोशिश हुई है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमने सिस्टम को भारत के पक्ष में करने का पूरा प्रयास किया और उसमें काफी सफलता हासिल की है। मगर जिनका सिस्टम पर कंट्रोल, काफी सफलता का कोई परसेंटेज दे सकते हैं क्या सुधांशु जी? मान लीजिए 100% सिस्टम विपक्ष का था, या आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि बाहरी ताकतों का था, तो 100 में से कितने पर आप लोग कब्जा और काबू कर पाए हैं? देखिए, प्रतिशत कहना तो बहुत मुश्किल है, मगर मैं ये कह सकता हूं उनकी डिजाइन को थॉट जरूर कर दिया है। जैसे उदाहरण के लिए कई बार क्या होता है, जानकारी कम होने का अभाव लेकर, अब अभाव का फायदा उठाकर कुछ लोग कर लेते, जैसे 8,500 रुपए खटाखट इन्होंने कर दिया पॉन्जी स्कीम की तरह। भारत के इतिहास में आज तक किसी ने जाके ये पैम्फलेट नहीं दिए होंगे कि ये फॉर्म है, ये 4 जून के बाद आके ले जाना। अब वो बेपढ़े लिखे लोग या कम पढ़े लिखे लोग आ गए झांसे में, जबकि सबको पता है। मैं दर्शकों से फिर कहना चाहता हूं, देखिए डिजाइन क्या है। भारत में 31 करोड़ परिवार हैं, 140 को 4.5 से डिवाइड करिए, और कह रहे थे हर परिवार के महिलाओं को 1-1 लाख करोड़ देंगे, यानी 31 लाख करोड़ बांटेंगे, जबकि अभी बजट में हमारा रेवेन्यू रिसीव 26,80,000 करोड़ है, यानी आमदनी 27 लाख करोड़ से कम, और बांट देंगे 31 लाख करोड़, आमदनी 98 खर्चा रुपए।